एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। इस वीडियो में हम जूनियर शिक्षक भर्ती के साइंस टीचर के सिलेबस के अकॉर्डिंग दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर SCERT की क्लास 6 से लिया गया है और लगभग जितने भी चैप्टर्स हैं या जो भी सिलेबस इन्होंने जूनियर सुपर टेट कहें या जूनियर शिक्षक भर्ती का बनाया हुआ है वो SCERT की क्लास 6, 7th, 8th की बुक्स से कवर होता है और 9th, 10th। तो हम उन्हीं चीज़ों को बेस बना करके अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें आज मैंने क्लास 6 के दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका के इस चैप्टर को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए लिया है। चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। पहली चीज़ कि साइंस हमारी लाइफ में किस तरह से जुड़ी हुई है, कहाँ कहाँ पे हम साइंस का यूज़ करते हैं, विज्ञान का यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं, परंपरागत उसके क्या पहले थे और बाद में साइंस के या विज्ञान के आने से या उसके आविष्कारों से हमारी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी चीज़ों को हम इस के माध्यम से समझेंगे। विज्ञान हमारी किचन से लेकर के, हमारे रसोई घर से लेकर के लिविंग रूम, एवरीथिंग, हमारे डेली काम करने की हर चीज़ों में शामिल है। चाहे हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हों या पेन का यूज़ कर रहे हों कॉपी पर लिखने के लिए, एवरीथिंग, किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, वो सब साइंस ही है। यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख रहे हैं सर आइजैक न्यूटन की। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है। ये इनका बहुत बड़ा कहीं खोज थी या आविष्कार था, क्योंकि इन्होंने बोला कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती। पृथ्वी में एक गुरुत्वीय बल है जो हर वस्तु को अपनी तरफ खींचता है और उसी गुरुत्वीय बल की वजह से हर चीज़ पृथ्वी पर गिरती है, नीचे की तरफ आती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम कई चीज़ों को देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं रेलगाड़ी, कार, ट्रैक्टर, टेलीविज़न, वायुयान, ये सभी विज्ञान के आविष्कार हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए और जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया। आगे देखते हैं, ये कुछ परंपरागत स्रोत हैं जिन्हें हम पहले यूज़ किया करते थे या उपयोग में लाया करते थे। बाद में विज्ञान, जैसे भोजन या रसोई घर में देखें, पहले मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे और वर्तमान में गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, इस तरह की कई सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई, जिनसे हमारी किचन में काम करना बहुत ईजी हुआ, आसान हुआ। पहले मिट्टी के परंपरागत बर्तन होते थे, लेकिन अब स्टेनलेस स्टील के बर्तन आ गए, नॉन स्टिक बर्तन आ गए। धातुओं से निर्मित बर्तन पहले होते थे जो लोहे के बने होते थे, लेकिन अब नॉन स्टिक है, इंडक्शन चूल्हा है, ये सभी। कृषि में पहले कृषि जानवरों से, जैसे बैलों से की जाती थी, व्यक्ति खुद हल चलाता था, कुआँ, गोबर की खादें यूज़ की जाती थी। लेकिन अब कृषि नए नए तकनीकों के माध्यम से की जाती है, जैसे ट्रैक्टर है, नहरें हैं, ट्यूबवेल। रासायनिक खाद की जगह पे जो पहले गोबर की खाद यूज़ की जाती थी, उसकी जगह पे अब रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, फॉस्फेट, पोटाश आदि कीटनाशक दवाएं और यूरिया खाद यूज़ में लाई जाती है। पहले यातायात के वाहन हुआ करते थे, बैलगाड़ी, तांगा, जिनसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। अब वर्तमान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, कईयों किलोमीटर की दूरी तय करना बहुत आसान हो चुका है, बहुत कम समय में। ये सब कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी के इन्वेंशन की वजह से, उनकी खोज की वजह से ही हो पाया। नेक्स्ट, मनोरंजन के लिए पहले गांव-गांव में नाटक, नौटंकी, बिरहा, इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, क्योंकि तब कोई इस तरह का दृश्य श्रव्य साधन नहीं था, टेलीविज़न नहीं थे। लेकिन रेडियो, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर के आ जाने से लोगों का मनोरंजन का साधन बहुत ज़्यादा सुलभ हो गया।
अब वो अपने घर में बैठ कर के मनोरंजन कर लेते हैं। पहले उन्हें जाना पड़ता था घरों से दूर, जहाँ नौटंकी हो रही हो या फिर जहाँ पे बिरहा जैसे प्रोग्राम चल रहे हों। इसी तरह से संचार का पहले डाक के द्वारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते थे। प्रेजेंट टाइम टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, टेलीग्राम, इंटरनेट, इवन अब तो व्हाट्सएप जैसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। ऐसे ऐप आ चुके हैं जिनसे व्हाट्सएप मतलब जिनसे संदेश भेजना बहुत ही आसान हो चुका है। ठीक इसी तरह से रोगों की जांच हेतु भी पहले लोग अनुमान लगा करके ही करते थे। कोई पुख्ता उनके पास वो नहीं प्रमाण नहीं होता था, सिर्फ अनुमान के अनुसार ही वो अपनी दवाओं का या मरीज का इलाज करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन जैसी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी विकसित हुई और वो एक प्रमाण देने लगी, उस चीज़ को प्रमाणित करने लगी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में पहले साधारण दूरबीन और वेधशालाएं हुआ करती थी, लेकिन अब चंद्रयान 1, रडार, मंगलयान और आए दिन हमारे यहाँ अंतरिक्ष में नए नए सैटेलाइट्स प्रक्षेपित किए जा रहे हैं, लॉन्च किए जा रहे हैं। रक्षा, पहले सामान्य तरह के भाला, तलवार, तीर धनुष इसी तरह के रक्षा के उपकरण हुआ करते थे, लेकिन साइंस के आ जाने से या विज्ञान के आविष्कार से बंदूक, पिस्तौल, तोप इस तरह के रक्षा उपकरण विकसित हुए। आगे देखते हैं। अब इनके विज्ञान के कुछ उपयोग थे या उसने ज़िंदगी को जितना आसान बनाया, उसके कुछ हानिकारक के दुरुपयोग या उससे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई। इन समस्याओं में हम देखते हैं क्या है। यहाँ मैंने उन्हीं लाइन को पॉइंट आउट किया जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी चीज़ें वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी गई हैं, इसलिए उनको पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम सब जानते हैं कि यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और दूषित हो रहा है, क्योंकि उनसे इस तरह की केमिकल्स रिलीज होते हैं, इस तरह की गैसेस रिलीज होती हैं जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करती हैं। नेक्स्ट, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा, जो भी चीज़ें हम कीटनाशक दवाएं डालते हैं वो फसल तो अच्छी तैयार करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मृदा को प्रदूषित करती हैं और जल प्रदूषण का संकट भी उत्पन्न करती हैं, जिससे नदियाँ प्रदूषित हो जा रही हैं। तक किसान के मित्र कहे जाने वाले, ये याद रखिएगा, किसान के मित्र कौन कौन हैं? केचुआ और सांप। केचुए को इसलिए कहते हैं क्योंकि केचुआ ज़मीन के अंदर रहता है और नीचे की अच्छी जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसे ला करके ऊपर छोड़ता है और ऊपर की मिट्टी को नीचे लेके जाता है। सांप खेतों में होने वाले चूहों को खाता है। इन दोनों ही स्थितियों में दोनों ही जीव किसान के अच्छे मित्र कहे जाते हैं। सो ये याद रखिएगा कि केचुआ और सांप बहुत छोटी चीज़ है और सब जानते भी होंगे, लेकिन इस चीज़ को एक बार रिमेंबर करके रखिएगा। दूसरा, भूजल के असंयमित दोहन से भूजल का स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं और तालाब सूखते जा रहे हैं। भूजल के असंयमित दोहन से का मतलब आप समझोगे, मतलब जो जल है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा जल का उपयोग किया जाए लेकिन दुरुपयोग ना किया जाए। दुरुपयोग किया जाए जिसकी वजह से जल स्तर नीचे हो गया है, जल की कमी होती जा रही है। तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है और ये मानव मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव डाल रही है। मानव बस्तियों में कूड़े, कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव से मानव जीवन भी संकट में हो रहा है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है, क्योंकि ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण है। वायु प्रदूषण
के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। एक केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो ओजोन होल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सो याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा एवं नागासाकी में पलक झपकते ही लोगों के जीवन का अंत हो गया। आप सब लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है, जो मैंने अभी कहा। ये जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, ये रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर से निकलती है और ओजोन परत को पतला करती जा रही है। सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द, अस्थमा आदि रोग हो रहे हैं। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सिर दर्द, दमा, अस्थमा के लिए। नेक्स्ट, अब वैज्ञानिक खोजों में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक कोई भी खोज करता तो किसी एक देश की खोज ना होकर पूरी मानव जाति के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए कहें या पूरे दुनिया के लिए ही वो उपयोगी सिद्ध होती है। पहले हम अपने प्राचीन भारत के महान लोग रहे हैं जो चरक, ये प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक थे चरक। ये जड़ी बूटियों के औषधि गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास, मतलब रोगों के उपचार करते थे। इन्होंने जड़ी बूटियों के द्वारा लोगों के उपचार की विधि का विकास किया। सुश्रुत, ये दोनों ही नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी के क्षेत्र में, जिसे अब हम सर्जरी कहते हैं। लेकिन प्राचीन भारत में हमारे देश के ही जो महान पुरुष रहे, पुरुष कहें, वैज्ञानिक कहें, इन्होंने पहले ही शल्य चिकित्सा की खोज कर ली थी। आर्यभट्ट, जिन्होंने पाई का मान दिया, इन्होंने बताया कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तथा श्रीधराचार्य, आप सबने मैथ पढ़ी होगी और श्रीधराचार्य का समीकरण भी पढ़ा होगा। श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण दिया था। ये प्रथम गणितज्ञ थे। ये श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले ये प्रथम गणितज्ञ थे। आगे ये कुछ फोटो कलेक्ट की हैं, पिक्चर्स कलेक्ट की हैं मैंने, ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ जाएं। ये हैं आर्यभट्ट, ग्रेट मैथमेटिशियन, जिन्होंने पाई की वैल्यू बताई 3.14। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई। नेक्स्ट, ये है चरक संहिता, ये है सुश्रुत, ये हैं श्रीधराचार्य, जिन्होंने द्विघात समीकरण दिया। आप देख रहे होंगे इनके कुछ दीवार पे बने हुए सर्किल और उसके अंदर फिगर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विदेशी वैज्ञानिकों की, नहीं, भारतीय वैज्ञानिकों की, जिन्होंने वैज्ञानिक खोज के लिए। तो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक थे। अब हम भारतीय वैज्ञानिकों की बात करते हैं, जिसमें जगदीश चंद्र बोस, एक बार मैं आपको अगर फोटो दिखाऊं, ये हैं CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था रमन इफेक्ट के लिए। इन दोनों ही लोगों को आप जानते होंगे, ये हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और कल्पना चावला। आइए देख लेते हैं एक बार। सर जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने पौधों की संवेदनशीलता के बारे में बताया। CV रमन, प्रकाश का प्रकीर्णन या रमन इफेक्ट।
एस रामानुजम जिन्होंने संख्या सिद्धांत दिया। एस इसमें से इम्पॉर्टेंट हैं सीवी रमन, जिनको आप जरूर याद करके रखिएगा। एस रामानुजम संख्या पद्धति, एस एन बोस क्वांटम मैकेनिक्स एंड गॉड पार्टिकल, मेघनाथ साहा तापीय आयनीकरण, इन्होंने तापीय आयनीकरण का समीकरण दिया जिसे साहा समीकरण कहते हैं। फिर होमी जहांगीर बाबा जिन्होंने परमाणु और कॉस्मिक विकिरण के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, ये भी बिल्कुल याद करके रखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र और मिसाइल प्रक्षेपण। फिर कस्तूरी रंगन प्रक्षेपण शास्त्र में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक कोड की स्थापना की, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खगोल विज्ञान, और कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। ये सब इनमें से लगभग लोगों को आप जानते होंगे, उनके क्षेत्र और उनकी खोज के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन जिनको मैंने टिक आउट किया एक बार उनको ज़रूर याद करके रखिएगा। ये पिक्चर्स हैं इनकी। अब कुछ विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में बात कर लेते हैं। सर एडवर्ड जेनर, इनके नाम से वाकिफ़ हैं आप। इन्होंने ही वैक्सीन की खोज की थी, या रोगों की रक्षा हेतु वैक्सीन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की। मैडम क्यूरी, इनके हस्बैंड भी थे पियरे क्यूरी, वो भी साइंटिस्ट थे। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की, और इन दोनों ही लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल पुरस्कार। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की खोज की। थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन और एवं विद्युत बल्ब, ये थॉमस अल्वा एडिसन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, गुलियेल्मो मार्कोनी, इन्होंने रेडियो की खोज की, गुलियेल्मो मार्कोनी ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की। एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, एक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं जिन्होंने टेलीफोन की खोज की। नेक्स्ट सर आइजैक न्यूटन, जिनके बारे में शुरुआत में ही हमने बात की। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत दिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत दिए। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर की खोज की। माइकल फैराडे डायनामो, और विलियम रॉन्टजन एक्सरे, ये भी इम्पोर्टेंट है। जॉन लेगी बेयर्ड, इन्होंने टेलीविज़न की खोज की। अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइए अब इनमें से इम्पोर्टेंट लोगों की कुछ फोटोग्राफ देख लेते हैं। ये गुलियेल्मो मार्कोनी हैं जिन्होंने रेडियो की खोज की थी। आप देख रहे होंगे कुछ रेडियो ट्रांजिट सिस्टम के बीच बैठे हुए हैं। नेक्स्ट ये हैं एडवर्ड जेनर, जो किसी बच्चे को टीका वगैरह कुछ लगा रहे हैं। और ये हैं मैडम मैरी क्यूरी। नेक्स्ट, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।